हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर अर्थात अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो बिना देर के चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे एसिड कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है उसको बेस कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार अर्थात एसिड एवं बेस आपस में क्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट, why are copper and aluminum containers not used to store pickles? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अचार में क्या पाया जाता है, उसमें अम्ल पाया जाता है। चूंकि जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स होता है इसमें क्या होता है, जंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें बेस अर्थात क्षार उपस्थित होता है। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, जब पिकल्स अर्थात जो अचार को क्या करते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स में डालते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, अम्ल एवं क्षार आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अचार होता है वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस वजह से अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अचार को अम्लीयता तथा क्षारीयता से बचाने के लिए तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है। ओके, सेकेंड, while eating midday meal some sabji falls on Kusum's class. She went home and rubbed some soaps on the spot which turned red. Can you give the reasons for the change in color? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम की कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। तो चलिए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सम सब्जी, ओके, तो सब्जी में क्या पाया जाता है, सब्जी में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ओके, जैसे कि सब्जी में क्या ऐड करते हैं, जैसे कि टर्मेरिक हो गया, टोमेटो हो गया। इसी प्रकार से साल्ट की बात करें, जैसे कि कॉमन साल्ट हम लोग नमक का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अम्ल भी उपस्थित होता है, साथ ही लवण भी उपस्थित होता था। इस प्रकार से क्या होता है, सब्जी में अम्ल उपस्थित होता है। ओके, तो जब हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर सोप रगड़ते हैं, अर्थात सोप में क्या पाया जाता है, क्षार होता है। तो जब अम्ल एवं क्षार क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से वह उदासीन हो जाता है। इस वजह से जो कपड़े का जो रंग होता है वह रेड हो जाता है अर्थात लाल हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से भी कह सकते हैं, साबुन वसीय लवण होता है जो सब्जियों के रस से क्रिया करके अम्ल क्षार जैसे सूचक का कार्य करता है, जो रंग परिवर्तित कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। थर्ड, सुरेश इज अ विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट, विच इंडिकेटर्स कैन ही यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस, गिव टू एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है, गिव टू एग्जाम्पल अर्थात 2 उदाहरण दीजिए। ओके, तो वो कौन से इंडिकेटर्स का यूज कर सकता है, तो वह ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज कर सकता है, अर्थात ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको हिंदी में घ्राण या फिर गंधीय सूचक कहता है। ओके, तो जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी पदार्थ को क्या है उसकी गंध के द्वारा अम्ल क्षार एवं उदासीन का पता लगाया जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वैनिला हो गया, फ्लो ऑयल हो गया, अर्थात इसी प्रकार से ओनियन हो गया, अर्थात जो प्याज हो गया, ये तीनों क्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो कि क्या करता है, वह अम्ल क्षारक की उपस्थिति में क्या होता है, अपने गंध में परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से हम लोग अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन दो मार्क्स का आता है। ओके, इसके बाद है पीएच स्केल। ओके, तो चलिए पीएच स्केल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। ओके, पीएच स्केल। ओके, तो इस टॉपिक से क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इससे क्या है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम पीएच स्केल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पीएच स्केल होता क्या है। ओके,
तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा स्केल जिसके द्वारा किसी पदार्थ का प्रकृति अर्थात अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीन ज्ञात किया जाता है अर्थात एसिडिक, बेसिक एवं न्यूट्रल नेचर को ज्ञात किया जाता है, ऐसे स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, तो सोरेनसन नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया 1909 अर्थात 1909 में। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पीएच होता है, तो पी से तात्पर्य क्या होता है, पी से तात्पर्य होता है पोटेन, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है पावर अर्थात शक्ति, एवं एच किसको दर्शाता है, तो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पीएच स्केल क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के क्या होता है, संख्या होता है, जिसमें से 0 से 7 एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करता है, 7 से 14 तक क्या है, बेसिक नेचर को प्रदर्शित करता है, एवं जो 7 होता है वह न्यूट्रल नेचर को प्रदर्शित करता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग 7 से कम आते जाते हैं, जैसे कि 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक नेचर में वृद्धि होता जाता है अर्थात इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, अर्थात जैसे जैसे हम लोग 7 से कम आते जाते हैं वैसे वैसे H+ आयन में क्या होता है, वृद्धि होता जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग बेस में बात करें था, बेसिक में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाते हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे इसके OH- आयन अर्थात जो हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसकी वजह से इसका जो क्षारीयता का मान भी बढ़ता है अर्थात इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। ओके, और यहाँ पर जो 7 संख्या क्या है, न्यूट्रल अर्थात उदासीन को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पीएच स्केल समझ आ रहा होगा। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड एवं स्ट्रॉन्ग बेस एवं वीक बेस क्या होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हम लोग एसिडिक में क्या होता है 7 से कम आते जाते हैं, वैसे वैसे H+ आयन की सांद्रता में क्या होता है, वह वृद्धि होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह अधिक अम्लीयता होता है। ओके, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो एसिड होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जबकि यहाँ पर का जो क्या है एसिड होगा वह वीक एसिड होगा। ओके, ठीक इसके विपरीत हम लोग बेस में बात करें, तो जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ से 13 से 14 में इसमें क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहाँ पर जैसे कि 7 से 8 में क्या होगा, वह वीक बेस होगा। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई जो विलेन है, ओके, इसका जो pH वैल्यू है जैसे कि 12 है, 8 है, 1 है, 7 है और 5 है। ओके, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 विलियन है, जिसका जो pH वैल्यू कितना कितना है, तो एक का 12 है, दूसरा का 8 है, तीसरा का 1 है, चौथा का 7 है और पांचवा का 5 है। ओके, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो विलियन है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन न्यूट्रल है, कौन वीक बेस है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एसिड कौन है, यहाँ पर 1 और 5 दोनों क्या है, एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका जो मान क्या है 7 से कम है, इस वजह से यह एसिड है। यहाँ पर 12 और 8 क्या है, बेस है। ओके, क्यों, क्योंकि क्या है 7 से अधिक है, और यहाँ पर जो 7 से 7 क्या है, न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है, साथ ही क्या है, न्यूट्रल। ओके, तो हमको 7 तो पता चल गई क्या है, न्यूट्रल है। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो यहाँ पर एसिड में क्या है, केवल 1 और 5। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हम लोग एसिड में क्या होता है, पीछे आते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है, वृद्धि होता जाता है, अर्थात उसकी अम्लता में क्या होता है, वृद्धि होता जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो यहाँ पर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 5 क्या होगा, वह वीक एसिड होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग बेस में बात करें, तो यहाँ पर बेस में क्या है, 12 और 8। तो जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें क्या होता है, क्षारीयता में अर्थात बेसिसिटी में क्या होता है, वृद्धि होती जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो 12 होगा क्या होगा, वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 8 क्या होगा, वीक बेस होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ पर जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इन वाटर। The pH value of solution A is 6 and that of B is 8. Which solutions will have a higher concentration of hydrogen ions? Which one of the solution is acidic and which is basic? ओके, तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इन वाटर, अर्थात हमारे पास क्या है, दो जलीय विलयन ए एवं बी है। द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड दैट ऑफ बी इज 8। ओके, तो जिसमें से विलयन ए का जो pH मान है वह 6 है एवं जो विलयन बी का जो pH मान है वह 8 है। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि विच सॉल्यूशन विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अर्थात किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह अधिक होगा, अर्थात जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह किस में अधिक होगा, इसको बताना है। एंड विच वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक, साथ ही हमको बताना है कि कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग पीएच स्केल देख सकते हैं, यहाँ पर संख्या प्रदर्शित है 0 से लेकर 14 तक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 से कम एसिडिक को दर्शाता है, 7 से अधिक बेसिक को एवं 7 न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो 6 है वो क्या होगा, वह एसिडिक होगा, यहाँ पर जो 8 है वो क्या होगा, वह बेसिक होगा। ओके, तो यहाँ पर और क्वेश्चन है कि विच सॉल्यूशन विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, तो जो सॉल्यूशन ए है इसमें जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होगा था सांद्रता है वह अधिक होगा। ओके, अब क्यों होगा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, चूंकि क्या होता है, एसिड में क्या होता है, H+ के आयन की संख्या क्या होता है, वह अधिक होता है। ओके, परंतु इसमें क्या होता है, OH- की संख्या कम होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्षार की अर्थात बेस की बात करें तो बेस में जो OH- की संख्या अधिक होता है परंतु H+ की संख्या क्या होता है, वह कम होता है। ओके, थर्ड, when Julia tested solutions A, B, C, D and E using a universal indicator, she got pH values of 9, 7, 1, 13 and 6 respectively. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, जूली ने जब 5 विलयन A, B, C, D एवं E, ओके, तो इसकी क्या है, सार्वत्रिक सूचक अर्थात यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा क्या किया, जांच किया, तब उसको pH मान क्या है 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुआ। On this basis, can you tell which solutions A is a weak acid, B is a weak base, C is a strong acid and D is a strong base and E is neutral? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हमको बताना है कि कौन सा वीक एसिड था, कौन दुर्बल अम्लीय है, बी है इज अ वीक बेस, कौन दुर्बल क्षारीय है, सी है इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन प्रबल अम्लीय है, एंड डी है इज अ स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात कौन प्रबल क्षारीय है, एवं बी इज न्यूट्रल अर्थात कौन सा उदासीन है। ओके, तो चलिए पुनः हम लोग पीएच स्केल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक की संख्या होता है। तो 0 से 7 एसिडिक को दर्शाता है, 7 से 14 किसको दर्शाता है, बेसिक को, एवं 7 क्या है, न्यूट्रल को प्रदर्शित करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम लोग 7 से अधिक 7 से पीछे आते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो एसिड होता है वह स्ट्रांग होती जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग बेस में जानते हैं कि 7 से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं जो बेस होता है वह भी स्ट्रांग होती जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इज वीक एसिड। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन एसिड है, तो यहाँ पर 1 एवं 6 दोनों एसिड है। ओके, तो इनमें से वीक एसिड कौन होगा, तो वह 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, 7 के बाद जस्ट 6 है, 6 के बाद 5, 5 के 4, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें क्या होता है, सांद्रता में वृद्धि होता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वीक एसिड है वह 6 होगा। इसी प्रकार से इज वीक बेस कौन होगा, वीक बेस होगा वह 9 होगा। इज स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो 1 होगा। एंड डी इज स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो वह 13 होगा जो कि यहाँ पर स्थित होता है। एवं इज न्यूट्रल कौन होगा, तो वह 7 होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या पीएच स्केल के द्वारा क्या है इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि यहाँ पर है, फर्स्ट, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स इन ईच ऑफ द गिवन सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गया था, कुछ लवण दिए गया है, तो इसमें हमको क्या करना है, एसिडिक रेडिकल अर्थात अम्लीय मूलक एवं बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक ज्ञात करना है। ओके,
अब ये अम्लीय मूलक या फिर क्षारीय मूलक क्या होता है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है NH4Cl। ओके, तो इसकी बात करें जो कि क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, लवण है। ओके, तो जो किसके द्वारा मिलकर बना है, तो यह NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस एवं ACl हाइड्रोक्लोरिक मिल के द्वारा बना। ओके, तो NH4 और क्या है Cl मिलकर क्या बनाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या प्रदर्शित है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें हमको बताना है कि कौन एसिडिक रेडिकल होता है और कौन बेसिक रेडिकल होता है। ओके, तो अब एसिड एवं बेसिक रेडिकल क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग इसको और अलग अलग भाग अर्थात पॉजिटिव एवं नेगेटिव के स्थान में तोड़े तो किस प्रकार से होगा, ये होगा NH4Cl किस प्रकार से होगा, जैसे कि NH4 प्लस प्लस NH4++Cl माइनस, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव साइन है एवं इसमें नेगेटिव साइन है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि एसिडिक एवं बेसिक रेडिकल्स क्या होता है। ओके, तो लवण का जो धनात्मक भाग होता है वह क्षार से आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लवण क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें से धनात्मक भाग क्या है, NH4 प्लस है। तो लवण का जो धनात्मक भाग होता है वह क्षार से आता है, जिसकी वजह से इसको बेसिक रेडिकल अर्थात क्षारीय मूलक कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, लवण का जो ऋणात्मक भाग होता है वह अम्ल से आता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एसिडिक रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल्स क्या होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों दर्शाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पॉजिटिव साइन से तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और नेगेटिव से तात्पर्य क्या हो रहा है कि वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कहीं पर 2+ होता है, कहीं पर 3+ होता है, इसी प्रकार से कहीं पर 2- एवं 3- होता है। तो उससे क्या तात्पर्य होता है, तो वो जितना आयन होता है उससे तात्पर्य होता है उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यदि पॉजिटिव स्थान में होगा तो वह उतने इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, यदि नेगेटिव स्थान होगा तो वह उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ओके, तो चलिए इसमें समझते हैं कि यहाँ पर एसिडिक एवं बेसिक रेडिकल क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एसिडिक रेडिकल होगा तो जैसे कि Cl में क्या होगा, Cl1- हो गया, NO3 1- होगा, CO3 2- हो गया, SO4 2- होगा। इसी प्रकार से इसका जो बेसिक रेडिकल होगा तो वो होगा NH4+ होगा, उसके पश्चात K+, उसके पश्चात NH4 2+, उसके पश्चात CO2+। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इस साल 4 नंबर का में आया था। ओके, शायद यह भी 2 नंबर में भी आता है। ओके, तो 4 या फिर 2 नंबर दोनों में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, सेकंड है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है। ओके, तो बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो वो होता है KCl। ओके, तो इसको क्या बताया है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो चलिए सर्वप्रथम इसको समझते हैं ताकि इसको हम लोग आसानी से आंसर को समझ सके। ओके, तो बेसिकली जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, जैसे कि KCl यहाँ पर देख सकते हैं, और वाटर। ओके, तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो बनने वाले जो लवण का जो प्रकृति होता है, साल्ट का जो नेचर होता है वह क्या होगा, वह न्यूट्रल होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सो बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड का जो नेचर है वह न्यूट्रल होगा। अब क्यों होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करते हैं तो जो साल्ट का जो प्रकृति होता है वह न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा यदि कोई अम्ल या फिर क्षार अर्थात एसिड वीक एसिड एवं वीक बेस आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है तो जो बनने वाले लवण का जो प्रकृति होता है वह न्यूट्रल होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो, साथ आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप लोग इसको समझने में आसानी। ओके, तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो बनने वाले साल्ट वह न्यूट्रल होगा। ठीक इसी प्रकार से वीक एसिड प्लस वीक
बेस। ओके, तो बनने वाले जो लवण की प्रकृति इसमें क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसी प्रकार से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होता है, वीक बेस आपस में क्रिया करके भी जो लवण का जो निर्माण करता है, तो इस स्थिति में जो बनने वाले लवण की जो प्रकृति होगा वह एसिडिक होगा। अब एसिडिक क्यों होगा, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, जस्ट इसकी विपरीत जब हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं, तो इस स्थिति में जो बनने वाले लवण की जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, तो वह बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वह स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए हम लोग क्या है, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या करता है, जो मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या है, केवल रटने का ही कार्य करता है। ओके, बाद में यदि एग्जाम में वह क्वेश्चन नहीं आया, उससे के जगह क्या उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इस स्थिति में क्या है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ताकि क्या इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आ तो उसको आप लोग आसानी से हल कर सके। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको सही विकल्प चुनना है। ओके, फर्स्ट, लेमन जूस अर्थात नींबू के रस में A, H plus ions are more, OH minus ions are less. B, H plus ions are less, OH minus ions are more. C, H plus ions and OH minus ions are equal. And D, only H plus ions are present. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन लेमन जूस अर्थात नींबू के रस में होता है ए क्या होता है, H प्लस आयन अधिक होता है एवं OH माइनस आयन कम होता है। दूसरा है H प्लस आयन कम होता है, OH माइनस अधिक होता है। तीसरा है H प्लस एवं OH माइनस संख्या दोनों की संख्या क्या होता है या फिर दोनों आयन बराबर होता है। और फोर्थ है कि केवल H प्लस आयन ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात H प्लस आयंस आर मोर, OH माइनस आयंस आर लेस। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी जो एसिड होता है उसमें H प्लस आयन की संख्या में क्या होता है, वो वृद्धि होता है। ओके, तो जितने भी जो एसिड होता है उसमें क्या होगा, H प्लस आयन की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, OH माइनस की संख्या कम होगा। और जितने भी जो बेस होगा उसमें OH माइनस आयन की संख्या अधिक होगा जबकि H प्लस आयन की संख्या कम होता है। ओके, सेकेंड, when an acid react with a metal carbonate, when we get is salt and water, B salt and water and carbon dioxide, C salt and sulfur dioxide, and D salt and hydrochloric acid. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ओके, तो पहले सॉल्ट एंड वाटर अर्थात क्या वह लवण एवं जल का निर्माण करता है या फिर वह लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है या फिर वह लवण या सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है या फिर वह लवण एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो कोई भी एसिड लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एसिड ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जैसे कि वे क्या करता है, मेटल कार्बोनेट अर्थात कोई भी धात्विक कार्बोनेट, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, जिसकी सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इसका जो फार्मूला क्या होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ओके, इसका रिएक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या बनता है, तो आपस में मिलकर क्या है 2NaCl था सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है। साथ ही क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर क्या है, जो सोडियम के क्या है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्लोरीन भी 2 मॉलिक्यूल। तो क्या करता है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है। उसके पश्चात बचा क्या, हाइड्रोजन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। तो यहाँ पर 1 कार्बन, ऑक्सीजन की संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में किसका निर्माण करता है, वह साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह बी होगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो मेटल कार्बोनेट या फिर बाय द वे यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, फिर भी क्या होता है, वह साल्ट, वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण करता है। ओके, थर्ड, Which among the following is not a strong acid? ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है।
ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी HNO3 नाइट्रिक एसिड, सी CH3COOH एसिटिक एसिड या डी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो HCl HNO3 एवं H2SO4 ये तीनों क्या होता है, वह स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात प्रबल अम्ल होते हैं। ओके, तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CH3COOH अर्थात एसिडिक एसिड यह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या होता है, वह स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और एसिड में कौन कौन होता है, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है एवं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, फोर्थ, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उदासीन मिलन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन मिलन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। ओके, पांचवा, 5, Sakina has a burning sensation in her stomach due to acidity she needs। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, सकीना की पीठ में अम्लता के कारण जलन होने लगी, तो उसको आवश्यकता है ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बी स्ट्रॉन्ग बेस, सी वीक बेस एंड डी वीक एसिड। ओके, तो इसमें क्या है, प्रबल अम्ल की जरूरत है या प्रबल क्षार की या दुर्बल क्षार की या फिर दुर्बल अम्ल की। ओके, तो उसको जरूरत है वीक बेस अर्थात दुर्बल क्षार की। ओके, तो जैसे क्या इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हमारे जो स्टमक होता था, जो हमारे शरीर की जो स्टमक का था, जो पेट में क्या होता है, इससे अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, प्रभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कई बार क्या है, अधिक हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको बर्निंग सेंसेशन क्या होता है, फील होता है, जिस वजह से क्या होता है, वीक बेस अर्थात एक दुर्बल क्षार की क्या होता है, दुर्बल क्षार की क्या होता है, नीड अर्थात आवश्यकता होता है उस स्थिति में। ओके, तो दुर्बल क्षार जैसे कि सोडा हो गया, जिसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ओके, 6, द कॉज ऑफ टूथ डिकी इज पीएच ऑफ सलाड। दंत क्षय का कारण क्या है, लार का पीएच क्या होता है, ए बीइंग लेस देन 6.5 हो जाना, सी बी बिकमिंग स्टेबल 7 हो जाना, सी बीइंग लेस देन 5.5 से कम हो जाना, एंड डी बीइंग मोर देन 6.5 अर्थात 6.5 से अधिक हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी बीइंग लेस देन 5.5 अर्थात 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, दंत क्षय का कारण होता है। ओके, 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्च इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पर हमको बताना है कि किस लवण की जो प्रकृति है वह अम्लीय होता है। यहाँ पर ऑप्शन है, ए NaCl, बी Na2SO4, सी NH4Cl एवं डी KNO3। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर Na और Cl क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी प्रकार से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्या होता है, Na2 से तात्पर्य सोडियम हाइड्रोक्साइड है और SO4 से तात्पर्य सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना है। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एवं नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यह भी इसका जो नेचर होगा यह भी एसिडिक नहीं होगा। ओके, तो किसका नेचर एसिडिक होगा, तो वह राइट आंसर है सी अर्थात NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एवं हाइड्रोक्लोरिक से मिलकर बना हुआ है। चूंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वह वीक बेस होता है एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी लवण में क्या होता है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो तो उसकी प्रकृति क्या होता है, वह एसिडिक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एसिड फाउंड इन द फूड दैट वी ईट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। ओके, तो जैसे कि हम लोग जनरली घरों में डेली बेसिस में यूज करते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया अर्थात टोमेटो। ओके, तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग टामरिन अर्थात इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग नींबू की बात करें अर्थात लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ओके, इसी प्रकार से आप लोग बेस में भी याद रखिएगा कि जैसे कि सोडा में कौन सा पाया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, अर्थात जो ताजे दूध का जो पीएच मान है वह 6 होता है। व्हाट विल बी द पीएच व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड या योगर्ट। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, किंतु दही बनने में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके पीएच मान बढ़ जाता है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पीएच से रिलेटेड है, अर्थात पीएच स्केल से रिलेटेड है। ओके, 7, सम सब्सटेंस एंड देयर पीएच वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल, एनालाइज द डेटा इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित दिए गए हैं, तो सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए which of the substances are basic in nature, b which of the substances are acidic in nature, and c which of the substances are neutral। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किन पदार्थ की प्रकृति क्या है, क्षारीय है, किन पदार्थ की प्रकृति एसिडिक अर्थात अम्लीय है, एवं किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि दिया है सबस्टेंस एंड पीएच वैल्यू, अर्थात पदार्थ एवं पीएच मान। सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा अर्थात खाने के सोडा का विलयन का पीएच मान दिया 8.2, लेमन जूस अर्थात नींबू का रस 2.2, विनेगर अर्थात सिरका 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 13 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 13 एवं वाटर अर्थात पानी का दिया है 7। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल में क्या होता है, 7 से कम क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, 7 से अधिक बेसिक एवं 7 क्या है, न्यूट्रल अर्थात उदासीन को प्रदर्शित करता है। तो इसमें बेसिक सबस्टेंस कौन होगा, तो यहाँ पर 8.2 एवं 13 दोनों क्या होगा, वह बेसिक सबस्टेंस, अर्थात इसका नेचर क्या होगा, वह बेसिक होगा। अर्थात सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग एसिडिक की बात करें, तो यहाँ पर एसिडिक कौन है, जिसका जो वैल्यू 7 से कम है, यहाँ पर 2.2 एवं 5.5, अर्थात लेमन जूस एंड विनेगर आर एसिडिक इन नेचर। इन दैट टाइप सी दैट इज व्हिच ऑफ द सब्सटेंस आर न्यूट्रल। तो हम लोग जानते हैं कि जो 7 नंबर या फिर 7 संख्या प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है, वह न्यूट्रल अर्थात उदासीन को प्रदर्शित करता है। तो वाटर सब्सटेंस आर न्यूट्रल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, एक्सप्लेन एंड गिव 2 एग्जांपल्स, अर्थात इसको दो उदाहरणों के द्वारा समझाइए। ओके, तो चलिए समझने का प्रयास करता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात when acid and bases react with each other to form salt and water, these reactions are called neutralization reaction। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एसिड लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट अर्थात NaCl का निर्माण करता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, यह एक एग्जाम्पल होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ विक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इजी वे में याद रख सकते हैं, अम्ल एवं क्षार आपस में विक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अर्थात acid and bases react with each other to form salt and water. These reactions are called neutralization reaction। ओके, तो चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने एसिड लिया है लेमन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विच इज प्रेजेंट इन सिट्रिक एसिड। अर्थात लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और बेस के लिए है मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, वी कैन सी दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जिसको हम लोग क्या है जनरली सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं। ओके, तो ये क्या है, एसिड है और ये है बेस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेमन ड्रॉप्स को क्या है इस बेस में क्या है पोर कर रहा हूँ।
ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेमन ड्रॉप को डालते हैं। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस प्रकार से क्या दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। आई होप आप लोग प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि क्या है, जो एसिड एवं बेस है वह आपस में विक्रिया करके क्या है, वह लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो वेट अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर दैट वी कैन सी हियर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसके जो रिएक्शन है उसको देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इसके रिएक्शन के पश्चात हम लोग देख सकते हैं इससे क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, एसिड बनता है, साथ ही क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। ओके, तो अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2 चैप्टर से कम बांटा था, अर्थात चैप्टर 2 एवं चैप्टर 4। ओके, तो इसमें आपसे लोग याद रखिएगा, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का भी आता है एवं 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह सभी में क्या होता है, सेट ए, सेट बी एवं सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। इसी प्रकार से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। परंतु जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह तीनों सेट, सेट ए, सेट बी एवं सेट सी तीनों में समान होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को जितने सारा क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन में बताया, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीएच स्केल। ओके, तो पीएच स्केल से क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि मैंने उसका उदाहरण भी बताया था 2-3 वाला, 2-3, जैसे कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस एवं न्यूट्रल, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा में देखे थे कि कुछ कंपोनेंट्स अर्थात सब्सटेंस ये होता है, तो उसमें हम लोगों को बताना होता है कि कौन एसिडिक नेचर है, कौन बेसिक नेचर और कौन न्यूट्रल नेचर है। ओके, तो इस प्रकार से पीएच स्केल से आता है। ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर का और क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण से ही समझा। ओके, तो इसको क्या है, इसको एक्सप्लेन करना अर्थात इसका डेफिनेशन लिखना, उसके पश्चात इसका 2 एग्जाम्पल लिखना। ओके, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन है, वह भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, तीनों टॉपिक से क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। ये तीनों टॉपिक क्या है, इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई डाउट होगा, तो क्या यदि कोई आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, साथ ही मैंने आप लोगों को जितना क्वेश्चन का आंसर बताया है, साथ ही इस अध्याय 2 से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ में डाल दूंगा, अर्थात डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।